देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 4 के बारे में। क्योंकि इसके पहले 3 पार्ट हमने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप तीनों पार्ट्स को बेहद आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे से टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और रोज़ाना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में अपना ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल का घनत्व कहाँ अधिकतम होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे या कितने केल्विन पे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन केल्विन में दिया गया है, इसलिए आपको केल्विन में ही उत्तर बताना होगा। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये तो जो है वो डिग्री सेल्सियस में बात हो गई, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया है केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए 273 को जोड़ देते हैं। तो 273 अगर हम जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 277 आ जाएगा। 273 + 4 कितना हो जाएगा, 277। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन देता तो 4 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, और डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया है, केल्विन में दिया है, तो हम 273 को जोड़ देंगे तो 277 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब रही बात कि कैसे परिवर्तित करते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9, ठीक है, = K - 273/5। तो अगर हम इन दोनों को केवल लें, इसको हटा दें क्योंकि हमको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ही परिवर्तित करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 से 5 कट गया। तो K की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 273 C में जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आपको बताना है कि किसके माध्यम से पहुंचती है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सन की एनर्जी पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण के माध्यम से। सूर्य की जो ऊर्जा होती है जो पृथ्वी तक पहुंचती है, ये विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। अब विकिरण के माध्यम से पहुंचती है तो सूर्य की ऊर्जा के लिए विकिरण का माध्यम सबसे ज़्यादा सटीक होता है, और इसी माध्यम में ऊष्मा संचरण की चाल सबसे तेज होती है। ठीक है, लगभग किसके बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की स्पीड से विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, विकिरण जो है वो बिना माध्यम की भी जो है वो हो सकता है। तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है, विकिरण के माध्यम से। इसके अलावा ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। 3 विधियों से ऊष्मा ट्रांसफर हो सकता है, चालन विधि से, संवहन विधि से और विकिरण विधि से। ठीक है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है। ठीक है, तो ये चीज़, और चालन विधि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर हम इस एक छड़ को लेके और यहाँ पे आग के द्वारा एक साइड को इसको जलाएं तो इसका दूसरा साइड भी यहाँ पे गर्म हो जाता है। ये क्या होता है, चालन के कारण होता है। ठीक है ना। विकिरण का एग्जाम्पल लें तो अगर हम एक टब में पानी रख दें और उस पानी को हम खौलाएं, उबालें, तो इस स्थिति में जो खोलने के कारण जो नीचे वाला गर्म हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर वाला ठंडा हिस्सा गर्म के जो भारी होकर नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके से ये सम्मोहन के माध्यम से ऊष्मा का इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की ऊष्माधारिता C है तथा उसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊष्माधारिता का आप फॉर्मूला जानते हैं कि ऊष्माधारिता, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि m और गुणे विशिष्ट ऊष्मा S, ठीक है। और ऊष्माधारिता को हम C से डिनोट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि C बराबर m इंटू S, लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला होता है ऊष्माधारिता का, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो केवल m की वैल्यू निकालेंगे तो C बटे में S हो जाएगा। तो हमारा वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? C बटे में S, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो क्या है। देखिए, किसी भी पदार्थ का अगर हम ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो इसके लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो हमारी ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे ऊष्माधारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो जूल प्रति केल्विन होता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो आपने फॉर्मूला बताया C बराबर m इंटू S, इससे जो है वो जूल प्रति केल्विन कैसे निकल रहा है? देखिए, Q बराबर एक ओरिजिनल फार्मूला होता है ms डेल्टा T, ठीक है। तो अगर m के पदों में इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा Q और बटे में S इंटू डेल्टा T हो जाएगा ना। अब इसी m की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू m की, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्लाइज दैट दे कि Q और बटे में S इंटू डेल्टा T, ठीक है, और इंटू S, तो S से S कट जाएगा तो Q बटे में डेल्टा T हो जाएगा। तो Q क्या है? Q जो है वो ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, और बटे में डिग्री सेल्सियस यानी कि ताप परिवर्तन है तो हमारा जूल प्रति केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो जूल प्रति केल्विन हमारा क्या हो जाएगा? विषय ऊष्माधारिता का मात्रक हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस भी कई जगह दिया होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? घटती है या बढ़ती है, या पहले घटती है फिर पुनः बढ़ती है, और या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये तो जाहिर सी कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है, यानी कि हवा अगर गर्म होता है, तो जल वाष्प यानी कि जल के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या होगा? वो जो है वो सूख जाएगा एक तरीके से। अगर हवा गर्म रहेगा तो उसमें जलवाष्प विद्यमान नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो गया? गर्म हवा उसको ग्रहण कर ली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि वो जलवाष्प ग्रहण कर लेता है और शुष्क वायु हो जाती है वो, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आप देखे भी होंगे कि गर्मी के दिनों में जब लू चलता है तो जो वायुमंडल का तापमान होता है उसमें जलवाष्प नहीं होता है, यानी कि एकदम शुष्क हवा बहती है, गर्म हवा बहती है, ठीक है। तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे कभी 60 डिग्री दे देता है, कभी जो है वो आपका 36 डिग्री दे देता है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे अभी फिलहाल 72 डिग्री दिया है। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n बराबर 360 डिग्री बटे में थीटा और -1। ये जो थीटा की वैल्यू दी गई है डिग्री में, उसको हम थीटा की जगह पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।
जैसे कि हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। 360 डिग्री और बटे में थीटा की जगह पे 72 डिग्री दिया गया है और -1, 72 पचे कितना होता है 360 होता है और 5 में से 1 जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन के रूप में पहला अगर क्वेश्चन दे दूं कि अगर थीटा की जगह पे 60 डिग्री है तो इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये दे दूं कि अगर थीटा की जगह पे आपका 36 डिग्री है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर बताइए कि सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन दिया गया है कि प्रकाश के विवर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि ये सभी। तो देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ज़रा इसके कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी पृथ्वी से दूरी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर दोपहर की स्थिति होगी तो दूरी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय केवल लाल रंग का प्रकाश ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और बाकी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है और बाकी रंग जो है वो वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और बाकी सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वह ताप जिसका मान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। देखिए ये अगर आप एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रख लें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। डायरेक्ट वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसी तरीके से जो है वो उड़ाते थोड़ी चलेंगे, तो इसके कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। तो कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि वह ताप जिसका मान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि वो ताप क्या है, x है। तो x की वैल्यू जो है वो सेंटीग्रेड पैमाने पर भी और फ़ारेनहाइट पैमाने पर भी, दोनों पैमाने पर इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है और उसको हमने मान लिया x है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि वो ताप कौन सा है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में C/5 बराबर F-32/9। F की जगह पे भी x रख दीजिए, C की जगह पे भी x रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C बराबर F बराबर x, तो यहाँ पे हम C की जगह पे x रख दिए, तो x/5 बराबर x-32/9, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक रैखिक समीकरण 9x बराबर 5x माइनस 160, ठीक है, हो जाएगा। और 5x में से 9x जाएगा तो 9x में से 5x जाएगा तो 4x बचेगा। 4x बराबर -160, तो x बराबर 4 चौको 16 यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो ताप समान होता है, यानी कि वह ताप जिसका मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों माध्यमों से मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वह ताप जिसका फ़ारेनहाइट में मान सेल्सियस के मान का 2 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था। कह रहा है कि जिसका फ़ारेनहाइट में मान सेल्सियस के मान का 2 गुना होता है।
अगर हम फ़ारेनहाइट में मान x माने, ठीक है, तो आपको क्या, ये फ़ारेनहाइट को हम F से प्रदर्शित करते हैं और सेल्सियस को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जिसका फ़ारेनहाइट में मान सेल्सियस के मान का 2 गुना होता है। अगर हम सेल्सियस के मान को x माने तो फ़ारेनहाइट का मान क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का 2 गुना है। तो फ़ारेनहाइट का मान अगर हम f माने तो f बराबर 2x लिख सकते हैं और c बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो फॉर्मूले में c बराबर x और f बराबर 2x पुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में मान सेल्सियस के मान का 2 गुना है। तो अगर हम सेल्सियस के मान को x मान लें तो हम फ़ारेनहाइट के मान को क्या मानेंगे, 2x मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी वही कह रहा है। तो c की जगह पे x बटे में 5 लिख दिया, ठीक है, x लिख दिया c की जगह पे और बटे में 5 है तो बटे में 5 हो गया। फिर f की जगह पे 2x लिख दिया, -32 और बटे में 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9x बराबर आपका हो जाएगा 10x - 32 गुणे 5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 160 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट में मान सेल्सियस के मान का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, तो इस स्थिति में आपका वह ताप क्या होगा, इसको आपको निकाल के बताना है। फटाफट आप इसे सॉल्व कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप हल्के में लेते हैं, वही क्वेश्चन आएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए सारी चीज़ों को सॉल्व करते चलिए, एक एक पॉइंट मैं बताते जाऊँगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊँगा। देखिए, कह रहा है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटिव होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वह इन्फिनिटिव अनंत होती है। तो f बराबर r/2 एक फॉर्मूला आप जानते हैं। तो अगर f का मान इन्फिनिटिव है तो r का मान क्या हो जाएगा, r का मान भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2 × f, ठीक है। f की वैल्यू इन्फिनिटिव रखेंगे तो इस स्थिति में r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटिव आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है, इसकी क्षमता 0 होती है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, ठीक है। दो अगर समांतर समतल दर्पण है, 2 समांतर समतल दर्पण है, तो इस स्थिति में उसके कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो सिंपली आप कह देंगे अनंत, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि n बराबर 360 डिग्री और बटे में थीटा -1 करेंगे, अगर 2 समांतर समतल दर्पण है तो इस स्थिति में इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो किसी भी चीज़ में 0 से भाग देने पे वो संख्या क्या हो जाती है, इन्फिनिटिव हो जाती है, और इन्फिनिटिव में से 1 घटाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच का अगर बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा तो वो हमेशा क्या होगा, अनंत होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आज का ये सेक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया हूँ और कई चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन में अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ और आपका किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।